अमर, तूने वो हरिया के बारे में सुना क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ उसे? अरे 2 दिन पहले गया था मंडी टमाटर बेचने के लिए। अच्छा, फिर क्या? सुना है मंडी में व्यापारियों ने उसका टमाटर बेकार बता दिया। किसी ने उसके टमाटरों की बोली नहीं लगाई। ओहो, फिर क्या हुआ? एक व्यापारी आया तो उसने कहा 3 रुपए किलो में खरीदेगा। हे भगवान, ये तो बहुत कम है। और दूसरा, मैंने उसकी फसल को देखा था यार, अच्छे खासे टमाटर लगे थे। हाँ, यही तो दिक्कत है। आगे पता है क्या हुआ? टमाटर का रेट सुनकर हरिया को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं मंडी में सारे टमाटर ट्रैक्टर के नीचे जमीन पर गिरा दिए और अपने ही ट्रैक्टर से उन्हें कुचल दिया। अरे अरे, क्या बीती होगी उस वक्त हरिया के दिल पर। और नहीं तो क्या, हम बेचारे किसान रात दिन मेहनत करके फसल लगाते हैं और ये व्यापारी हमें ही लूटते हैं, खुद अपना घर भरते हैं और किसान को नोच खाते हैं। हाँ, ये तो है भाई, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं? अमर के सवाल का सुनील के पास शायद जवाब था। देख, अब इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है। मैं तो कहता हूँ हम दोनों शहर चलते हैं। अरे जो मेहनत मजदूरी यहाँ खेती में करते हैं वही वहाँ शहर में कर लेंगे। कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा कि परिवार का पेट पाल सकें। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन यार माटी छोड़कर वहाँ शहर में जाना ठीक होगा क्या? अरे जाना ही पड़ेगा मेरे भाई, वरना ऐसे ही गरीबी में जीते जीते और आधी रोटी खाते खाते इसी माटी में ढेर हो जाएंगे, समझा? मुझे लग रहा है जैसे तूने फैसला कर लिया है। हाँ, ऐसा ही समझ। बस 1-2 साल और कुछ पैसे जुड़ जाएं, उसके बाद मैं शहर चला जाऊंगा भाई। वहाँ अच्छे अच्छों की किस्मत बनती है। सुनील की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे थे और अमर अपने जिगरी दोस्त की आंखों में ये सब देख सकता था। ऐसे वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अमर की पत्नी आभा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अरे मुबारक हो मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्या बात है, मेरा दोस्त बाप बन गया रे। आज मैं पूरे गांव को मिठाई खिलाऊंगा। अरे रुक जा भाई, मैं भी तो कुछ कर लूं। अरे नहीं नहीं, तू तो मुन्ने के साथ खेल, ये खबर मैं सबको दूंगा। भाभी, तुमने आज दिल खुश कर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, जो कहोगी लाकर दूंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए सुनील भैया। अच्छा, एक बार अपने भतीजे के सिर पर हाथ तो रख दो। जुग जुग जिए मेरा लाल। तू नहीं जानता मुन्ना कि तेरा चाचा आने से कितना खुश है। अरे जी कर रहा है सारे गांव को ढोल पे नचाऊं। तो देखना, एक दिन मैं तुझे अपना बेटा बना लूंगा। हाँ। अरे भैया, ये आपका ही बेटा है। ऐसे नहीं भाभी, अगर मेरी लड़की हुई ना तो मैं आपको ही दे दूंगा। फिर मुन्ना बनेगा मेरा दामाद, मेरा बेटा। अरे तू भी ना है, अरे उसे बड़ा तो हो जाने दे पहले। भैया, मैं तो ये जानता हूँ कि जिस घर में मेरे यार जैसा ससुर हो, भाभी जैसी प्यारी सास मिले, वहाँ तो मेरी बिटिया राज करेगी, राज। हाँ भैया। वो तो ठीक है भैया, पर पहले बिटिया आने तो दो। आभा की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन उस दिन अमर की बात शायद सच होने के लिए ही उसके मुंह से निकली थी। 20 साल बाद। माँ, पापा, मैं आ गई। आजा जल्दी से, तेरी माँ ने उपमा बनाया है। उपमा? यक, मैं नहीं खाती। क्यों भाई, क्या बुराई है इसमें? हलवा को बड़े चाव से खाती है, फिर ये भी हलवा जैसा ही तो है। प्यारे पापा, हलवा और उपमा में जमीन आसमान का फर्क है। अरे वो मीठा मीठा होता है, कितना टेस्टी। और इसे देखो, एक तो नमकीन और ऊपर से सब्जियां। अरे इससे बढ़िया तो सब्जी रोटी खा लो ना। हाँ तो खा लो, सब्जी रोटी भी बनी है। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने बाहर खा लिया था दोस्तों के साथ। क्या खाया? पिज्जा। फिर पिज्जा? अरे कितनी बार कहा है, डॉक्टर ने भी मना किया है ना कि ये बाहर का उल्टा पुल्टा मत खाया कर। ओहो पापा, आप फिर शुरू हो गए। मेरे प्यारे पापा, यही तो उम्र है खाने पीने मौज मारने की। शादी वादी हो जाएगी ना मेरी, तो फिर याद करते रहना मेरी स्वाति चली गई। मेरी स्वाति चली गई। स्वाति अब बड़ी हो चुकी थी। सुनील और उसकी पत्नी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। स्वाति वैसे तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके खाने पीने की आदतें बड़ी खराब थीं। वहीं शहर से कई 100 किलोमीटर दूर। माँ, छाछ है क्या? हाँ है ना, आज तो तड़के वाली छाछ बनाई है मैंने। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा आज तो भाई। अच्छा सुनिए, कल आप क्या कह रहे थे वो शहर जाने के लिए? हाँ, अरे वो किसान योजना के लिए कुछ कागज जमा कराने पड़ेंगे, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए पापा? मैं भी चलूं क्या आपके साथ? अरे नहीं नहीं, 1-2 दिन का काम है और सोच रहा हूँ कि इसी बहाने सुनील से भी मिल लूं। कई साल हो गए उससे मिले हुए, अब तो बड़ा आदमी हो गया है वो।
अगले दिन अमर शहर के लिए निकल गया और फिर वो सुनील के घर चला गया। दरवाजा स्वाति ने खोला और फिर, जी आप कौन? गुड़िया रानी, पापा से बोलो अमर अंकल आए हैं। जी आप अंदर आइए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। इतना कहना था कि तभी अंदर से सुनील दौड़ता हुआ आया और अमर, अबे आ ही गई मेरी याद है। अरे कितने साल बाद आया है रे तू। मैं तो फिर भी आ गया, पर तूने तो कभी गांव का मुंह ही नहीं देखा रे। अरे क्या बताऊं भाई, यहाँ काम में इतना उलझ गया कि फुर्सत ही नहीं मिली। अरे स्वाति, पैर छुआ अंकल के, ये तुम्हारे चाचा हैं, नहीं ताऊ हैं, अरे जो भी कहो। स्वाति ने अमर के चरण स्पर्श किए और अमर ने उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ स्वाति, चाय नाश्ता लेकर आओ तो। हाँ जी पापा। अरे कितनी सयानी हो गई है हमारी स्वाति। हाँ, और तू बता, आशीष कैसा है? बड़ा हो गया होगा अब तो। हाँ भाई, 25 साल का हो गया है। अब तो सारी खेती बाड़ी वही देखता है। डेयरी भी खोल ली है उसने, 3-4 लड़के रखे हैं, 12-13 गाय हैं, तो उससे भी जो है ठीक ठाक कमाई हो रही है। क्या बात है, मेरी बेटी को रोज रोज ताजा दूध पीने को मिलेगा फिर तो है। तो सच कह रहा है। मुझे तो लगा कि उस दिन तूने ऐसे ही। नहीं भाई, मैंने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अरे मैं सच में चाहता हूँ कि मेरी स्वाति तेरे घर की बहू बने यार। पर यार, यहाँ वो शहर में पली बढ़ी है, तो वहाँ गांव में वो कैसे रहेगी? अरे तू उसकी चिंता मत कर यार, वो सब मैं संभाल लूंगा। फिर अगले दिन अमर वापस अपने गांव चला गया। वक्त बीता और फिर कुछ सालों के बाद। देखिए सर, आपको स्वाति का ख्याल रखना ही पड़ेगा। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से इसने अपना बुरा हाल कर लिया है। रात में देर से सोना, फिर दोपहर में उठना। शुगर लेवल देख रहे हैं आप? वो थोड़ा सा इंक्रीज है सर, देखा मैंने। थोड़ा नहीं है, डायबिटीज की मरीज हो गई है वो। ऊपर से फैटी लिवर भी सीरियस है। मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत छोटी उम्र है, इतनी लापरवाही ठीक नहीं। जी जी डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगा। कितनी बार कहा ये सब बाहर का कूड़ा कचरा मत खाया करो। तू रुक जा, मैं जल्द ही तेरी शादी करवा दूंगा। अब पापा, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, मेरी रिपोर्ट्स देखो और ऊपर से आप शादी की बात कर रहे हो। हाँ, क्योंकि इन दोनों परेशानियों का एक ही हल है मेरे पास। सुनील ने तुरंत अमर को फोन किया और शादी की तैयारियां करने को कहा। यूं तो सुनील स्वाति के लिए इतना सख्त नहीं था, लेकिन उसके स्वास्थ्य की चिंता ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और फिर कुछ महीनों के बाद स्वाति और आशीष की शादी हो गई। शादी के बाद कार में सवार स्वाति गांव को बड़े गौर से देख रही थी। शहर की चकाचौंध से दूर स्वाति अब एकदम सुकून में आ गई थी और फिर थोड़ी ही देर में उसका ससुराल आ गया। आज से यही है तुम्हारा घर स्वाति? नॉट बैड। पहली नजर में स्वाति को सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसके लिए दिक्कतें तो अगले दिन से शुरू हुई, जब सुबह सबके लिए नाश्ता लगा। आओ स्वाति, नाश्ता कर लो। ये क्या है मम्मी जी? ये है सत्तू, ग्वार की सब्जी और बाजरे की रोटी और साथ में तड़का छाछ। अब अच्छा, पिज्जा और बर्गर पर जिंदा रहने वाली लड़की कहाँ सत्तू और बाजरा खाने वाली थी? बेटा, अगर खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। फिर सुनील क्या कहेगा कि मेरी बेटी को सुखा दिया। खा लो प्लीज बेटा। अपने ससुराल वालों का व्यवहार देखकर स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे अपने पापा की याद आ गई। धीरे धीरे उसका मन लगने लगा, क्योंकि गांव में न तो प्रदूषण था और न ही कोई मिलावट। सीधे साधे लोगों के अपनेपन ने जल्द ही स्वाति को बदल दिया। मम्मी जी, मैंने कढ़ी बना ली है, साथ में और क्या बना लूं? एक काम करो, जाओ खेत से ताजे खीरे तोड़ लाओ, साथ में सलाद सही रहेगा। खेत के बीच घर होने का फायदा स्वाति जमकर उठा रही थी। उसने झट से सलाद काटा और फिर, वाह बेटा जी, मजा आ गया। और ये खीरे पर जो तुमने अलग स्टाइल में नमक डाला है ना, इससे तो स्वाद और बढ़ गया। अब तो तुम हो गई हो गांव की परफेक्ट बहू। हाँ गांव के सादे जीवन और शुद्ध भोजन ने न सिर्फ स्वाति की बीमारियों को ठीक कर दिया, बल्कि ससुराल वालों के प्यार से भी स्वाति बहुत खुश थी। फिर एक दिन सुनील अपनी बेटी से मिलने गांव आया। कहो, कैसी हो बिटिया रानी? पापा, पता है मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई और फैटी लीवर भी ठीक हो गया, ना बीपी और ना कोलेस्ट्रॉल। अरे बस कर। और उसे ऐसे देखकर सुनील की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पैसे कमाने भले ही वो गांव छोड़कर शहर बस गया, लेकिन अपनी बेटी को गांव की छांव में रखने के अपने फैसले पर उसे गर्व हो रहा था। प्रियंका और मोहित दोनों वर्किंग थे। उनके घर में कमला नाम की एक नौकरानी काम करती थी। घर की 3 चाबियां थी, जिसमें से एक चाबी कमला के पास रहती थी। वो प्रियंका और मोहित के जाने के बाद घर की साफ सफाई करने आती थी। हाँ कमला, बोलो क्या हुआ, फोन कैसे किया?
मेम साहब, वो डिटर्जेंट पाउडर खत्म हो गया है, कहाँ रखा है? वही रसोई की अलमारी में 3 पैकेट रखे हैं, ले लो। और हाँ सुनो, कल जब आओगी तो अच्छे से नहा धोकर और वो साड़ी जो तुम्हें दिवाली पर मैंने दी थी ना, वो पहन कर आना। कल कोई पार्टी है क्या मेम साहब? हेलो हेलो। अरे फोन तो कट गया। कमला रोजाना 9 बजे आती थी और 11 बजे तक सारा काम करके चली जाती थी। अगले दिन संडे था। कमला को लगा कि प्रियंका और मोहित ने घर पर कोई पार्टी रखी है, इसलिए वो तैयार होकर आती है, पर बात कुछ और थी। कमला, अरे अच्छा हुआ तू आ गई, जाकर पहले ड्राइंग रूम की झाड़ू लगा दे। ठीक है मेम साहब। कमला ड्राइंग रूम की झाड़ू लगाने के लिए जाती है। राम 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 राम। ये कौन है? कोई मेहमान होगी। वो कोने से भी रह गया है, कूड़ा वहाँ भी लगा ले। लगता है इनकी पूजा पूरी हो गई। नमस्ते कर देती हूँ। नमस्ते माता जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, पहली बार आए हो? नमस्ते नमस्ते। अरे पहचानेगी कैसे, मैं तो गांव में रहती हूँ। मोहित मेरा बेटा है, सास हूँ मैं प्रियंका की, अपने बेटा बहू के घर रहने आई हूँ। जब से मोहित की शादी की है उसके बाद अब आना हुआ है। तेरे से पहले तो कोई और काम करती थी, तुझे कितना समय हो गया? जी माता जी, मुझे 1 साल होने वाला है। तभी प्रियंका आ जाती है। माँ जी, आप नाश्ते में दूध फल लोगे या आपके लिए बेसन का पूड़ा बना दूं? बेसन का पूड़ा रहने दे, मैं 1 गिलास दूध और केला ही ले लूंगी। ठीक है, मैं दूध गर्म कर देती हूँ। अच्छा कमला, ड्राइंग रूम की सफाई करके मेरे पास किचन में आ जाना। बड़ी जल्दी झाड़ू लगा ली तूने। इस कमरे की पलंग के नीचे से नहीं लिया? ले लिया माता जी, रोजाना ही लेती हूँ। भैया और मेम साहब तो सुबह सुबह ही चले जाते हैं, फिर मैं पीछे से काम पर आती हूँ। मतलब तू अकेली होती है घर में? हाँ माता जी, एक चाबी मेरे पास रहती है, इसलिए मैं पीछे से सारा काम कर देती हूँ। पूरा घर एक अकेली नौकरानी के ऊपर छोड़कर मोहित और प्रियंका चले जाते हैं। और माँ जी, ये दूध और फल। बहू, तुम दोनों एक नौकरानी के भरोसे पूरा घर छोड़कर चले जाते हो, ये तो बहुत गलत बात है। पीछे से राम जाने क्या करती होगी, क्या पता बिना साफ सफाई किए यहाँ से चली जाती हो। और पूरा घर तो खुला पड़ा है, कोई भरोसा थोड़ी है, कोई चीज इधर उधर कम हो भी जाए तो कुछ पता नहीं चलता। बहू, ये नौकरानियां ऐसी ही होती हैं। कभी कमला आ जाती है। प्रियंका की सास चुप हो जाती है। मेम साहब, वो सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊं? आज बेटे को स्कूल से लेने जाना है, उसके बापू काम से गए हुए हैं तो उसे लेती हुई घर जाऊंगी। इतना जल्दी सारा काम भी कर लिया, बड़ी हैरानी की बात है। ठीक है, तू जा और कल टाइम पर आ जाना। पहले तो कमला चुपचाप अपना काम करके चली जाती थी, कोई टोकने वाला नहीं था, पर अब तो प्रियंका की सास आ गई थी। अगले दिन जब कमला काम पर आई, उसने देखा सास के हाथों में एक बड़ा सा पाइप था जिसे लिए वो आंगन में खड़ी थी। नमस्ते माता जी, आप आंगन में क्या कर रहे हो? तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितने दिनों से पेड़ों में पानी नहीं डाला और आंगन की दीवारों में कितनी धूल मिट्टी हो रही है। ये ले पाइप पकड़ और आज पूरा आंगन अच्छे से धोना। जी माता जी, लाओ मैं धो देती हूँ। वहाँ भी दीवार पर अच्छे से पाइप से पानी डाल। प्रियंका की सास उसे ऐसे ही टोकती रही और कमला पूरे आंगन को धो देती है। उसके बाद सास झाड़ू पकड़ लेती है। अरे माता जी, आप झाड़ू थोड़ी लगाओगे, लाओ लाओ मुझे दो। तुझे देने के लिए ही हाथ में पकड़ी है, कब से तूने हॉल के जाले नहीं झाड़े, आज अच्छे से कालीन भी झाड़ने हैं। माता जी, मैं कालीन झाड़ने का ब्रश लाती हूँ, वैसे मैं रोजाना ही कालीन झाड़ देती हूँ। दिख रहा है कितने साफ है। अभी झाड़ू लगाएगी ना तो ढेरों मिट्टी निकलेगी। और हाँ, कमरों में जब भी पोछा लगाएगी पानी हर बार बदलना है, ये नहीं कि एक ही पानी से पूरे घर में तू पोछा लगा ले। कमला चुपचाप सारा काम करती रही। उसे पता था कि प्रियंका की सास गांव में रहती है तो शायद उनकी ऐसी आदत होगी, पर अब तो रोजाना ही प्रियंका की सास कमला के पीछे पीछे घूमती रहती। पर कमला स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो कुछ नहीं बोलती थी। कमला, ओ कमला, ये कपड़ों में नील नहीं लगाया, कपड़े कितने पीले पड़ गए हैं। माता जी, लगा दिया। ठीक है, कपड़ों को अच्छे से सुखाना, एक भी सिलवट रह गया तो कपड़े खराब हो जाते हैं। चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कि कपड़ों को कैसे सुखाया जाता है। मोहित, आज संडे है, तुम भी मेरे साथ सुबह से देख रहे हो माँ जी कमला के पीछे पीछे घूमती हैं। अगर वो काम छोड़कर चली गई तो मैं दूसरी नौकरानी कहाँ से लाऊंगी? प्रियंका, तुम तो जानती हो माँ गांव में रहती है और वहां पर सब लोग अपना काम खुद करते हैं। माँ को ये सारे काम खुद करने की आदत है, वो नहीं मानेंगी, वो अपने मन की ही करेंगी। अच्छा, मैं 2 दिन लग ही जाएंगे, तुम अपनी पैकिंग कर लो, तब तक मैं माँ से बात करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ, हम दोनों को अर्जेंट ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो आप 2 दिन अकेले रह लोगे ना? माँ जी, अगर आप कहो तो मैं कमला को आपके पास 2 दिन रुकने के लिए बोल देती हूँ, वो खाना भी अच्छा बना लेती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम दोनों धीरे बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं।
कमला को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं घर में अकेली हूँ। उसे यही कहना कि तुम दोनों ऑफिस गए हो और शाम को घर लौट आओगे। मुझे इन नौकरानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मोहित, जब तेरे पिताजी किसी काम से चले जाते हैं तब भी तो मैं अकेली रह लेती हूँ। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। मोहित और प्रियंका 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। कमला पीछे से काम पर आती है। अरे माताजी, आज भैया जी और मेम साहब ऑफिस नहीं गए? तेरा ध्यान बड़ा इन बातों में रहता है। कार खराब है इसलिए दोनों टैक्सी से चले गए हैं। चुपचाप अपना काम कर, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जल्दी काम निपटा लेना, मुझे मंदिर जाना है। कमला हैरान थी कि आखिर प्रियंका की सास इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। रोजाना तो वो बहुत देर तक टोका टाकी करके उससे काम करवाती थी, पर आज खुद ही जल्दी जल्दी काम खत्म करके जाने के लिए कह रही है। कमला उस दिन काम करके चली जाती है। जल्दी जल्दी में काम करने के कारण कमला अपने घर की चाबी वहीं भूल जाती है। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी चाबी वापस लेने के लिए आती है। कमला देखती है घर का दरवाजा अंदर से बंद है। बहुत देर तक घंटी बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। घर बाहर से भी लॉक नहीं था। कमला घबरा जाती है। माताजी अगर मंदिर गई होती तो बाहर ताला लगा होता, पर दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर माताजी खोल क्यों नहीं रही? खिड़की से एक बार झांक कर देखती हूँ। कमला देखती है कि प्रियंका की सास हॉल में बेहोश पड़ी है। हे भगवान, माताजी तो बेहोश पड़ी है। मुझे इस खिड़की को तोड़कर अंदर जाना होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक बार मेम साहब और भैया जी को फोन मिला लेती हूँ। अरे, उनका तो फोन मिल ही नहीं रहा। अब मुझे अंदर जाना ही होगा। बड़ी मुश्किल से कमला खिड़की तोड़कर अंदर जाती है और वो एक ऑटो वाले को बुलाती है और उसकी मदद से प्रियंका की सास को अस्पताल लेकर जाती है। कमला के पास थोड़े बहुत ही रुपए थे। वो अपने पति को फोन करके कुछ रुपयों का इंतजाम करती है। मोहित और प्रियंका का फोन अभी भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रियंका की सास को होश आता है। कमला को पता चलता है कि मोहित और प्रियंका तो शहर से बाहर गए हुए हैं। अगले 2 दिन तक कमला प्रियंका की सास की बहुत सेवा करती है। मोहित और प्रियंका का फोन भी मिल चुका था। वो भी वापस आ जाते हैं। प्रियंका बहू, मोहित बेटा, मैं सचमुच बहुत गलत थी। कमला तो बहुत अच्छी है। उसने किसी अपने की तरह मेरी देखभाल की और मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही। तभी कमला भी आ जाती है। माताजी, अब कैसी तबीयत है? कमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरी इतनी सेवा जो की है, कमला, जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। उस दिन से प्रियंका की सास कमला के साथ बहुत घुल मिल जाती हैं और उन्होंने अब उसे टोकना भी बंद कर दिया था।